हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अगला एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये रहेगी हमारी वीडियो नंबर 7, जिसमें हम अपना सेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस में। ओके, सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। और यहाँ पर नाम आता है बेंजामिन ब्लूम के बारे में। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो टीचिंग और लर्निंग के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का एक क्लासिफिकेशन है जिसको डेवलप किया था बेंजामिन ब्लूम ने और उनके कलीग्स ने। और कब किया था? 1956 में। ये हेल्प करता है टीचर की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइज करने में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि हर किसी के हिसाब से जो है वो कैसे हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइज करना है, ये हमें सिखाता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है। इन बायोलॉजिकल साइंस In biological science teaching, Bloom's taxonomy assists in planning lessons, selecting teaching methods, and evaluating students' learning outcomes. इसके अंदर हम सीखते हैं कि कैसे जो है हम असिस्ट करेंगे प्लानिंग लेसन के साथ। इसके अलावा कौन कौन से टीचिंग मेथड्स में हमें सिलेक्ट करने चाहिए और बच्चे की जो इवेल्युएशन है वो भी कैसे करनी चाहिए। तो सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, आप सिर्फ डेफिनेशन बता देते हो। अब दूसरा स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन भी कर देता है और तीसरा स्टूडेंट बता देता है कि प्लांट्स को सनलाइट ना मिले तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीनों ने सेम टॉपिक ही पढ़ा है लेकिन लर्निंग के लेवल अलग अलग है। इसी डिफरेंस को समझने के लिए बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की डेवलपमेंट या इसको डेवलप किया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो एक ही था बट आंसर अलग अलग है। ठीक है, नाउ पहले हम जानते हैं कि ये जो नाम हमारे पास आता है बेंजामिन ब्लूम, ये कौन थे। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन, लिख भी देती हूँ मैं, एक सेकेंड। यस, बेंजामिन ब्लूम जो है वो एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, 1956 में उन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया था ताकि टीचर जो है वो बेटर लेसन प्लानिंग और असेसमेंट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आता है हमारे पास डेफिनेशन को। अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज हायरार्किकल मॉडल दैट क्लासिफाइज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू डिफरेंट लेवल्स ऑफ learning, ranging from simple recall of facts to higher order thinking skills such as analysis, evaluation and creation. अब यहाँ पे क्या क्या डोमेन से कैसे जो है वो लर्निंग के जो आउटकम्स उनको कैसे क्लासिफाई किया गया। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था कि एक बच्चे से मैंने पूछा फोटोसिंथेसिस, तो ज़्यादातर तो डेफिनेशन बना के छोड़ देंगे। दूसरे जो होंगे वो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताएंगे। और भी कोई अलग बच्चा होगा तो वो बताएगा भाई अगर सनलाइट ना हो तो क्या होगा, वाटर ना हो तो क्या होगा। तो क्वेश्चन एक ही था बट उनके सोचने का जो तरीका था वो क्या था, अलग अलग था। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे कॉग्निटिव मतलब डोमेन्स को देखेंगे हम यहाँ पे। तो इन्होंने जो है मेजरली डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो इन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को तीन मेन डोमेन्स में बांटा था। ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को तीन मेन डोमेन्स में बांटा था। सबसे पहला आता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम नॉलेज डोमेन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो ये जो डोमेन है ये डील करता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से और थिंकिंग स्किल से। मैंने आपको बोला था जहाँ पर भी आ जाए यहाँ पर कॉग्निटिव वर्ड तो ये आपके सीधा लर्निंग से रिलेट करता है। ठीक है, ये लर्निंग का सबसे बेसिक लेवल है। ठीक है, अब सुनो, ये डोमेन दिमाग और थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड है। और इसमें भी जो पहला आता है वो क्या आता है, अगर हम लेवल्स देखें कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स क्या क्या हैं। देखो, डोमेन्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी हमने देखा, वो कितने डोमेन्स हैं, तीन डोमेन्स हैं। उन तीन में जो पहला डोमेन है वो कौन सा है,
इन तीन में जो पहला डोमेन है वो कौन सा है? कॉग्निटिव डोमेन है। और कॉग्निटिव डोमेन के भी अलग अलग लेवल है, जिसमें पहला लेवल आता है हमारे पास नॉलेज यानी कि रिमेम्बरिंग। अब ये जो नॉलेज है, यानी आप ऐसा समझो ये लर्निंग का सबसे बेसिक लेवल है, लर्निंग का सबसे बेसिक लेवल है। इसमें हम फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं, टर्म्स को रिकॉल करते हैं, डेफिनेशंस पढ़ते हैं और कंसेप्ट्स के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऐसा समझो कि आपने सिर्फ नाम पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ द सेल का। सो यहाँ जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो नॉलेज वाला पार्ट है, नॉलेज लेवल, पहला लेवल है ना कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज, तो इसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आता है कि स्टूडेंट्स जो है फैक्ट्स और साथ में इंफॉर्मेशन, इसको जो है बच्चा याद करता है। जैसे ऐसा समझो कि आपको बस अपने दोस्त का फ़ोन नंबर याद हो गया, ठीक है, या फिर ऐसा समझो कि टीचर ने कहा कि भाई सेल का पावर हाउस क्या होता है, तो बच्चे ने कह दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस स्टेज पर, यानी नॉलेज वाली स्टेज पर, स्टूडेंट जो है वो बस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करता है, रिमेंबर करता है। अगला आता है हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड है किससे? अंडरस्टैंडिंग से। कॉम्प्रीहेंशन किससे रिलेटेड है? अंडरस्टैंडिंग से। यह है दूसरा लेवल किसका? कॉग्निटिव डोमेन का सेकेंड लेवल, ये है कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग। इसमें आता है, इसमें अगर हम, इसमें पहले आप मेरी बात सुनो फिर उसके बाद आप रीड करना। अब स्टूडेंट सिर्फ याद नहीं करता है बल्कि कंसेप्ट को समझता है, यानी यहाँ पर आपका सिर्फ लर्निंग वो नहीं आता है कि आपने रिमेंबर कर लिया, बस ऐसे ही याद कर लिया, चीज़ों को रिकॉल कर लिया, यहाँ पे सिर्फ वही नहीं आएगा। यहाँ पर आती है अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर आता है कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन रटने के बजाय अगर उसका प्रोसेस समझा देता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर इसका कौन सा किस पार्ट की बात हो रही है बताओ? अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट की, यानी कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है। यहाँ पे आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया जाता है और कंसेप्ट्स को भी अपनी खुद की भाषा में एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, फैक्ट्स ले लिया, पर आपने सिर्फ उसको रटा नहीं, आपने आपने उसे समझा, और जब आप समझ जाओगे तो आप उसे अपनी भाषा में भी बता पाओगे, अपनी लैंग्वेज में भी बता पाओगे। सी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग मीन्स कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाना। ये आता है सेकेंड लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। इसके बाद जो तीसरा था वो था एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब है सीखते, लाइक सीखे हुए नॉलेज को रियल लाइफ में यूज़ करना, यानी कि उन चीज़ों को जो आपने सीखा है उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना। जैसे कि आप जब ट्रैफिक रूल्स पढ़ते हो तो उसे अपनी रियल लाइफ में रोड पर फॉलो करते हो। सेम ऐसे ही बायोलॉजिकल साइंस में आपने मान लो सीखा किसके बारे में? आपने मान लो सीखा, आपने मान लो सीखा बैलेंस्ड डाइट के बारे में, बैलेंस्ड डाइट। अब आपने सिर्फ सीखा, समझा नहीं, अब आपने अब अपना एक मान लो डाइट प्लान बना दिया, तो वो आपने उसको क्या किया, अपनी रियल लाइफ में जो भी आपने पढ़ा उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया। सो यहाँ पर कौन सा लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का? एप्लीकेशन। इसमें जो हम नॉलेज को यूज़ करते हैं न्यू सिचुएशन में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन टू प्लान अ बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास, अगला आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है? एनालिसिस में स्टूडेंट चीज़ों को पार्ट्स में तोड़कर समझते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे पार्ट्स में और उनके आपस में रिलेशनशिप जो है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मान लो आपने पढ़ा माइटोसिस के बारे में और आपने पढ़ा मियोसिस के बारे में। तो क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस में कितनी सारी स्टेजेस हैं, ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको आगे ब्रेक कर दिया। जैसे आपको पता भी होगा, हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन को अलग पढ़ते हैं और न्यूक्लियस की डिवीजन को अलग पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा ही है कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है तो उसको बजाय कि ऐसे ही रटना, आपने क्या करा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और उसके बाद आपने उसे समझा। सो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एनालिसिस का, ठीक है। जैसे कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस समझना, आइडेंटिफाई करना। अगला आता है इसका सिंथेसिस, यानी कि क्रिएटिंग। सिंथेसिस मतलब बनाना होता है। सो इस लेवल पर, यानी कि कॉग्निटिव डोमेन के सिंथेसिस लेवल पर बच्चा जो है वो नए आइडियाज़ क्रिएट करता है,
जैसे कि ऐसा समझो कि आपके घर में कुछ सामान था और आपने उसको यूज किया और एक नया जो है कुछ नई डिश बना दी। सो आपने यहाँ पर क्या किया, उन चीजों को यूज किया, जो भी इंग्रेडिएंट्स थे उनको यूज किया और आपने कुछ क्रिएट किया। ऐसे ही अगर मैं बायोलॉजिकल एग्जांपल की बात करूँ तो डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी सीड जर्मिनेशन, यानी कि आपने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर दिया जिससे अब आप किसके बारे में समझ सकते हो और समझा सकते हो, सीड जर्मिनेशन के बारे में। तो आपने कोई ऐसी चीज क्रिएट करी, कोई मॉडल क्रिएट कर दिया या कुछ भी आपने किया, कुछ बनाया खुद से। ठीक है। सो यहाँ पर कंबाइन आइडियाज टू फॉर्म अ न्यू कंसेप्ट। इसके बाद आता है हमारे पास इवेल्युएशन। ये हाईएस्ट लेवल है ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनोमी में, ये हाईएस्ट लेवल है। यहाँ स्टूडेंट जो हैं वो एविडेंस के बेसिस पर जजमेंट देते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, एविडेंस यानी कि प्रूफ। ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक बैन इन्वायरमेंट के लिए कितना इफेक्टिव है, इसका इवेल्युएशन करना भी एग्जाम्पल है इवेल्युएशन का, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है तो हम बोल सकते हैं हाँ प्लास्टिक बैन क्यों ज़रूरी है। सो मेक जजमेंट्स बेस्ड ऑन एविडेंस एंड क्राइटेरिया, मतलब कोई भी जो आपके पास प्रूफ है उसके बेसिस पे आपने क्या करे, जजमेंट्स दिए अपने। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कि आपने प्रूफ्स दिए, देखे और अपने बताया, अपनी जजमेंट्स दी थी कि हाँ देखो पोल्यूशन से जो है वो बायोडाइवर्सिटी को कितना नुकसान है और हमें प्लास्टिक बैन क्यों करने चाहिए, इससे जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कितना नुकसान है, क्योंकि आपके पास क्या है, इसके एविडेंस है, आपके पास इसके क्या है, प्रूफ है। ठीक है। सो ये सबसे हाईएस्ट लेवल आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन। अब ये जो हमने पढ़ा पूरा, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा पहला डोमेन था जिसे हमने क्या बोला था, देखो ये हमारा पहला डोमेन था जिसे हमने क्या बोला था, कॉग्निटिव डोमेन। और इसी के हमने लेवल्स पढ़े, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। ठीक है। ये इसके लेवल्स थे, पहले वाले के लेवल, यानी किसके लेवल, कॉग्निटिव डोमेन के लेवल, जो कि किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव मतलब किससे रिलेटेड होगा बताओ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज से और थिंकिंग स्किल से, जहाँ बच्चा सोचता है, नॉलेज में याद रखता है, और कॉम्प्रिहेंशन में एक और अच्छा लेवल हो जाता है कि अब वो समझता है, एप्लीकेशन में और अच्छा थोड़ा सा हो जाता है, अब वो रियल लाइफ में अप्लाई करता है, एनालिसिस में और अच्छा हो जाता है कि भाई अब वो चीज़ों को तोड़कर, छोटे छोटे बजाय कि रट्टाबाजी करे, चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों में तोड़कर और उनके रिलेशनशिप को समझना, उनके डिफरेंसेस को समझना सीखता है। सिंथेसिस में अब वो उस नॉलेज से नए कंसेप्ट्स और आइडियाज़ को डेवलप करना सीखता है, कुछ क्रिएट करना सीखता है। इवेल्युएशन में वो एविडेंस और प्रूफ के बेसिस पर जो है वो अपने जजमेंट्स को देना, यानी खुद अपने जजमेंट्स को देना सीखता है। ये था पहला डोमेन जिसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, और ये थे उसके लेवल्स। अब हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव डोमेन जो है किससे रिलेटेड है, एटीट्यूड डोमेन भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजी सिर्फ नॉलेज नहीं देती है बल्कि वैल्यूज और एटीट्यूड भी डेवलप करती है। ठीक है। जैसे टीचर जो है वो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पढ़ा रहा है समझो, और स्टूडेंट ध्यान से सुन रहा है, तो रिस्पॉन्ड क्या करेगा, स्टूडेंट प्लांटेशन ड्राइव में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मतलब टीचर उसने ध्यान से सुना और उसके बाद वो पार्टिसिपेट भी करेगा। तो इसमें मतलब देखो समझना क्या है, मैं इसको ऐसा करती हूँ, लेवल्स के साथ समझाती हूँ। एक सेकेंड, मेरा स्टाइलिस्ट ही काम कर रहा है। शाही वाला चार्ज ही नहीं है, एक सेकेंड मैं दूसरा लेकर आती हूँ। यस। ओके। सो अब हम देखते हैं इसका सेकंड डोमेन। ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर इसके लेवल्स की बात करें तो पहला, अच्छा ऐसे समझो, एटीट्यूड में क्या क्या आ जाएगा, आपका फीलिंग्स आ जाएंगी, एटीट्यूड, वैल्यूज और इंटरेस्ट आ जाएगा। उसमें आपका सब कुछ इंटेलेक्चुअल आ रहा था, इसमें आपका सब कुछ क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहे हैं, वैल्यूज आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं आपकी, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो अब इस सेकंड लेवल को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, इफेक्टिव डोमेन और इसके लेवल्स। सो यहाँ पे जो पहला लेवल आता है वो होता है रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, करेक्टराइजेशन।
ठीक है। अब रिसीविंग को अगर हम समझे तो रिसीविंग का सिंपल सा मतलब है अटेंशन देना। ठीक है, क्या देना भाई? अटेंशन देना। ठीक है। टीचर मान लो क्लास में पॉल्यूशन और ट्री प्लांटेशन के बारे में बता रहे हैं, स्टूडेंट जो है वो ध्यान से सुन रहा है, बस अटेंशन दे रहा है। ठीक है, तो मान लो टीचर ने कहा क्लास हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तो बच्चा क्या बोलेगा? ओके सर, मैं सुन रहा हूँ। ये क्या हो गया कि वो भाई इन्फॉर्मेशन पे अटेंशन दे रहा है, बस सुन रहा है। अब अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग की बात करें, रिस्पॉन्डिंग, अब देखो यहाँ पे क्या है, विलिंगनेस टू पे अटेंशन, सिर्फ अटेंशन देने की बात हो रही है। रिस्पॉन्डिंग जो इसका सेकंड लेवल है एटीट्यूड का, क्योंकि बच्चा फीलिंग्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज और एटीट्यूड सब हमें देखना है यहाँ पे, कैसा फील कर रहा है, क्या उसके इंटरेस्ट हैं। तो सबसे पहले तो आता है लेवल रिसीविंग, जिसमें वो सिर्फ सुनेगा। ठीक है। रिस्पॉन्डिंग में वो क्या करेगा? पार्टिसिपेट भी करेगा। अब स्टूडेंट सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझो, स्कूल की कोई प्लांटेशन ड्राइव में एक प्लांट लगा दिया उस बच्चे ने, तो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे? उस बच्चे का एक्शन भी देखो, जो उसने सुना उसमें एक्ट भी किया उसने। तो स्टूडेंट जो है अगर मान लो ये बोले कि सर मैं भी प्लांटेशन ड्राइव में ज्वाइन करूंगा, तो इसका मतलब अब वो क्या दिखा रहा है? अपनी पार्टिसिपेशन दिखा रहा है। इस लेवल को बोलेंगे रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग में सिर्फ सुना, रिस्पॉन्डिंग में उसने एक्शन के लिए बात किया। वैल्यूइंग में क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंस को समझना। ठीक है, अप्रिशिएटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। वैल्यूइंग में सिर्फ इतना है कि इंपॉर्टेंस को समझना। जैसे मान लो अब स्टूडेंट को लगता है कि ट्री सच में इंपॉर्टेंट है, सो वो खुद बिलीव करता है, तो उसके अंदर एक क्या डेवलप हो गई है? एक वैल्यू डेवलप हो गई है। समझे? वैल्यूइंग मतलब इंपॉर्टेंस को समझना, वैल्यू को डेवलप करना। सो मान लो स्टूडेंट बोलेगा ट्रीज लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है और एनवायरनमेंट को हेल्दी भी रखते हैं। तो अब वो समझ गया कि हाँ, ट्रीज लगाने की वैल्यू क्या है। समझे? फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ लेवल। अगर हम इसकी बात करें, सो अब स्टूडेंट अपनी लाइफ के डिसीजंस में भी इन्वायरमेंटल वैल्यूज को इंक्लूड करता है। जैसे मान लो वो जो भी ले रहा है डिसीजन, अब उसमें क्या होगी? इन्वायरमेंट जो भी उसने सीखा है, अब उन वैल्यूज को लाइफ में वो क्या करेगा? अरेंज करेगा। उन वैल्यूज को लाइफ में क्या करेगा? अरेंज करेगा। ये किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन का। इंटीग्रेटिंग बायोलॉजिकल वैल्यूज इनटू लाइफ, कि जो भी आपने सीखा एग्जाम्पल के लिए, अब वो प्लास्टिक बैग यूज़ करना कम कर देगा। ठीक है, प्लास्टिक का क्योंकि उसकी टीचर ने उसे पढ़ाया, तो अब वो प्लास्टिक का यूज़ कम कर देगा। ठीक है। वो मान लो वाटर जो है उसको वेस्ट नहीं करेगा। अब जो है वो क्या यूज़ करेगा? रीयूजेबल, ऐसी बॉटल्स जिनको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल बॉटल्स का यूज़ करेगा। तो अब उसने किया क्या? उन चीज़ों को उसने क्या किया? उन वैल्यूज़ को अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट बना लिया। मान लो, और डायलॉग क्या बोलेगा? बोलेगा मैं भी अब शॉपिंग के लिए जाऊंगा ना, तो मैं कपड़े से बना हुआ यानी क्लॉथ बैग को यूज़ करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई प्लास्टिक से जो है इन्वायरमेंट को कितने नुकसान पहुंचते हैं। इसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है करेक्टराइजेशन। ठीक है। अब करेक्टराइजेशन क्या है? जो भी उसने सीखा, अब उसने क्या करा? उसी से उसकी पर्सनैलिटी भी जो है वो डेवलप हो गई। उसी से उसकी क्या हो जाएगी? पर्सनालिटी जो है, उसका बिहेवियर सब कुछ डेवलप हो जाएगा। अब उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो कोई एक्टिविटी नहीं है कि हाँ फोटो खींचूंगा, रील बनाऊंगा, ऐसा नहीं रह जाएगा। अब ये उसकी परमानेंट हैबिट हो जाएगी और ये उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। समझे? जैसे अब वो हमेशा डस्टबिन का यूज़ करेगा, वो हर साल पेड़ लगाएगा, दूसरों को भी मोटिवेट करेगा। सो अब वो जो उसकी वैल्यू थी, जो उसने इंपॉर्टेंस सीखी, अब वो उसका क्या बन गया है? करेक्टर बन गया है। अब वो उसको क्या बन गई? उसकी हैबिट बन गई है। समझे? कुछ ऐसा समझो, मैं जहाँ भी रहूँगा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को हमेशा प्रमोट करूँगा। अगर वो बच्चा ऐसे बोलता है, इसका मतलब कि अब वो इस चीज़ को इनकलकेट कर रहा है अपनी रियल लाइफ में। समझे? एग्जाम्पल के लिए, डेवलपिंग कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। सो अफेक्टिव डोमेन, इमोशंस और एटीट्यूड। अभी मैं अफेक्टिव डोमेन की बात करें, अफेक्टिव डोमेन जो है वो इमोशन, एटीट्यूड और वैल्यू से रिलेटेड होता है। इसमें लर्निंग एक बीज की तरह है। एक बीज जैसे उगता है ना, ऐसी लर्निंग भी ग्रो करती है। पहले स्टूडेंट सुनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिसीविंग।
पहले स्टूडेंट ने सुना, फिर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्डिंग। फिर उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है जिसे हम बोलते हैं वैल्यूइंग। फिर अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट करता है जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और आखिर में वो वैल्यू उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है जिसे हम बोलते हैं करेक्टराइजेशन। समझे? आई होप आप समझ गए होगे। अब आते हैं हम थर्ड डोमेन पे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है, ठीक है। और अफेक्टिव के बाद ये थर्ड है जिसे हम बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। सो बायोलॉजी सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल भी जो है वो उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल जो है वो आना चाहिए। सो अगर हम यहाँ पे पढ़ें साइकोमोटर डोमेन को, जो कि स्किल डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। सो प्रैक्टिकल स्किल्स से रिलेटेड ये बात करता है, फिजिकल एंड प्रैक्टिकल स्किल से ये रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, सो जैसे मान लो आपने, जब आप छोटी क्लास में होगे तो आपने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया होगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप से आपने अनियन का पील तो देखा ही होगा, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो हम सारे करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगी उसकी, बताओ ये क्या हो जाएगी उसकी, ऑब्जर्वेशन स्किल। समझे? ये हो गई पहली स्किल, जैसे हमने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन स्किल। ऐसी अगली आती है हमारे पास, ऐसी अगली आती है हमारे पास मैन्युपुलेशन स्किल। मैन्युपुलेशन स्किल, मैनिपुलेशन स्किल की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो इसमें आ गया स्लाइड को प्रिपेयर करना, ठीक है। स्लाइड को प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड, ये क्या हो गई, मैनिपुलेशन स्किल। फिर आती है एक्सपेरिमेंटेशन स्किल, इसके लिए अगला मार्कर, एक्सपेरिमेंटेशन स्किल। सारे हम स्किल पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन स्किल में क्या आएगा भाई, सीड जर्मिनेशन को कंडक्ट कराना। जैसे सीड जर्मिनेशन को, अब आपने सीड जर्म किया, ठीक है, सीड को जर्मिनेट कराया, सीड जर्मिनेशन कराना, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन स्किल। फिर एक और आता है हमारे पास रिकॉर्डिंग स्किल। अब रिकॉर्डिंग स्किल में क्या आएगा, लेट मी चेंज द कलर। रिकॉर्डिंग स्किल में क्या आएगा कि अब जो है वो अपनी लैब नोटबुक को मेंटेन करेगा, जो भी उसने देखा। लैब नोटबुक को क्या करना, मेंटेन करना, उसमें हर चीज़ को लिखना। समझ गए? सो साइकोमोटर डोमेन स्टूडेंट को एक्टिव लर्नर और फ्यूचर साइंटिस्ट बनाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हैंडलिंग द लेबोरेटरी इक्विपमेंट, यानी कि ऐसी स्किल डेवलप करना कि बच्चा जो है वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स को यूज़ करना सीख जाए। फिर इसके अंदर आता है प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोप स्लाइड्स, एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना, ऑब्जर्व करना एक्यूरेटली, ठीक है, और रिकॉर्ड करना, अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखना। जिसमें क्या, कौन कौन सी स्किल आती है, सबसे पहले आती है, सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा हमारे पास आएगा ऑब्जर्वेशनल स्किल। ये ऑब्जर्वेशन स्किल है, माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन स्किल। फिर आएगा मैनिपुलेशन स्किल, फिर आएगा एक्सपेरिमेंटेशन स्किल, और फिर आएगा रिकॉर्डिंग स्किल। तो अगर मैं इसको नंबर दूँ तो ये हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। समझे? ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। सो सबसे पहले तो ये हेल्प करता है फॉर्मुलेटिंग क्लियर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कि अगर हम यहाँ पे देखें, दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग। सो मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी, इसको एरेज करती हूँ। ओहो, यस। सो सबसे पहले आता है हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग क्लियर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स।
इसका मतलब ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है टीचर को क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने में मदद करता है। जैसे अगर मैं सिर्फ बोलूँ आज हम सेल पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर मैंने ऐसा बोला। लेकिन अगर मैं बोलूँ लेसन के एंड तक स्टूडेंट जो है वो सेल पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे, यानी कि मुझे क्लियर हो गया, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मेजरेबल हो गया और मैं उसको मतलब पूरा क्लियर हो गया कि हाँ मैं क्या क्या करा पाऊंगी आज इस लेसन के एंड में। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर मैं सेल चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो पढ़ते वक्त नॉलेज क्या हो गया, सेल के पार्ट्स को याद रखना। अंडरस्टैंडिंग क्या हो गया, उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना। इसके बाद फैसिलिटेट सिस्टमैटिक लेसन प्लानिंग, टीचर को पता होता है कि लेसन किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, ठीक है। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं तो पहले डेफिनेशन, फिर प्रोसेस, फिर रियल लाइफ इंपॉर्टेंस, फिर फोटोसिंथेसिस जो है किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, इसे इससे टीचिंग जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो इसे बोलते हैं क्या कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है वो सिस्टमेटिक लेसन प्लानिंग को में भी मदद करता है। इसके बाद आता है एनकरेजेस हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी स्टूडेंट को सिर्फ रटने तक लिमिटेड नहीं रखती है। जैसे मान लो अगर टीचर पूछे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बताओ, तो ये सिर्फ रिमेम्बरिंग है। लेकिन अगर टीचर पूछे अगर अर्थ पर सनलाइट ना हो तो फूड चेन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, अब स्टूडेंट को इसमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो उसकी क्या डेवलप होगी, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसके बाद आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी जो असिस्ट इन सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। तो यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग टीचिंग मेथड जो है वो चूज की जा सकती है। जैसे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि मान लो आपको नॉलेज देना है हर लेवल के लिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है नॉलेज देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके लिए, लेक्चर। मेरा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डिस्कशन। सो ये देखो, ये अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ, डिस्कशन। सो यहाँ पर देखो क्या है, टीचिंग मेथड चेंज हो गया। जब मेरा ऑब्जेक्टिव था नॉलेज देना तो मैंने लेक्चर चूज़ किया, जब मुझे उन्हें समझाना था तो मैंने डिस्कशन को चूज़ किया। ऐसे ही मान लो अगर मुझे चाहिए कि एप्लीकेशन हो, यानी बच्चा उसे अप्लाई करे अपनी लाइफ में, हमने पढ़ा था ना लेवल पहला वाला, देखो ये रहा, हमको याद हो गया ना, कॉग्निटिव डोमेन। इसमें हमने पढ़े थे ना लेवल्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए अलग अलग टीचिंग मेथड्स रहते हैं। तो अगर मैं बच्चे से एप्लीकेशन चाहती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या कंडक्ट कराऊंगी क्लास में, प्रैक्टिकल एक्टिविटी कराऊंगी ताकि बच्चा उसे रियल लाइफ में यूज़ कर सके। अगर मान लो मुझे एनालिसिस चाहिए कि वो तोड़ तोड़ के छोटी चीज़ों में समझे, तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी भाई, केस स्टडी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मुझे इवेल्युएशन चाहिए, इवेल्युएशन, तो मैं यहाँ पर उस टॉपिक पे डिबेट भी करा सकती हूँ। उससे मुझे पता चल जाएगी कि कौन कितना हवा में है, कितना पानी में और कितना ज़मीन में। तो इससे क्लासरूम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। इसके अलावा अगला अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट इम्प्रूव्स असेसमेंट एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स। टीचर डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चन बना सकती हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए अलग लेवल के क्वेश्चन, जैसे अगर मुझे नॉलेज चेक करना है, अब इसको हटाती हूँ प्लीज़। अगर मुझे नॉलेज देखना है, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, नॉलेज के लिए नॉलेज इवेल्युएट करनी है तो इसमें मैं क्वेश्चन क्या पूछ सकती हूँ बताओ, मैं पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ क्लोरोफिल, ये पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ क्लोरोफिल, ये इससे नॉलेज चेक हो जाएगा। अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है तो मैं क्या पूछ सकती हूँ कि भाई इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल बताओ, इम्पोर्टेंस ऑफ, छी कितनी गंदी राइटिंग हो रही है, इतनी गंदी राइटिंग है नहीं मेरी। यस, अगर मुझे अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है सो यहाँ पे मैं पूछूंगी इम्पोर्टेंस ऑफ, जल्दी लिखने के चक्कर में हो रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल, समझे। ऐसे ही मान लो अगर मुझे एप्लीकेशन क्वेश्चन चाहिए, इसको बदलो पहले, अगर मुझे एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन को अगर मुझे एवेल्युएट करना है तो मैं पूछूंगी कि अगर सनलाइट नहीं होगा, इफ देर इज नो सनलाइट, सनलाइट अगर ना हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन।
तो इससे एप्लीकेशन हो जाएगा। अगर मुझे एनालिसिस क्वेश्चन को सेट करना है और उस पर इवेल्युएट करना है कि बच्चे की एनालिसिस कैसी है, तो मैं बोलूँगी भाई कंपेयर करो। कंपेयर करो किसको? फोटोसिंथेसिस को, और साथ में किसको कंपेयर करो? रेस्पिरेशन को। तो बच्चा जो है वो समझेगा। इससे स्टूडेंट जो है मतलब एक्चुअल लर्निंग जो है हम उनकी चेक कर सकते हैं। हर एक लेवल के लिए अलग तरीके का क्वेश्चन। सॉरी। अगली इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इट प्रमोट साइंटिफिक एटीट्यूड एंड इंक्वायरी। स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछना और इन्वेस्टिगेशन करना सीखते हैं। जैसे सर कैक्टस के लीव्स स्पाइन, कैक्टस के लीव्स स्पाइन में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं? अब स्टूडेंट क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक थिंकिंग जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा इट एंश्योर्स बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज। सो बायोलॉजी में थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें नॉलेज, नॉलेज में क्या आ जाएगा बताओ? कि हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, नॉलेज हो गई है। हमने सीखा उसके बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मान लो मुझे स्किल पे देखना है, ठीक है, क्योंकि बैलेंस डेवलपमेंट है। नॉलेज यानी मैंने सीख लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, स्किल क्या हो गया कि मैंने माइक्रोस्कोप का यूज़ करना सीखा। तो ये क्या हो गई? स्किल, कि मैं माइक्रोस्कोप यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, वैल्यूज़ क्या हो गई कि भाई मैंने अपने अंदर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप किया, हैबिट्स डेवलप किया। ठीक है, तो ये जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है ये हर तरीके की डेवलपमेंट में बैलेंस बनाती है। नॉलेज में भी, नॉलेज जैसे कि एग्जांपल हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया बच्चे ने। स्किल जिसमें बच्चे ने कुछ सीखा कि कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप को। वैल्यूज़ जिससे बच्चे को इंपॉर्टेंस पता चले कि हाँ हेल्दी ईटिंग जो है मुझे अपने अंदर डेवलप करना है, तभी मैं जो हूँ हेल्दी रहूँगा। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी तीनों को बैलेंस करके चलती है, समझे? नाउ इट मेक्स बायोलॉजी लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। ये बायोलॉजी को जो है सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है वो सिर्फ लिसनर नहीं बने देने देती, बल्कि जो बच्चे हैं यानी जो लिसनर्स हैं उनको क्या बनाती है? एक्टिव लर्नर बनाती है। एक्टिव लर्नर, ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया और चले गया, क्लास से 1 घंटा बिताया और चला गया, ऐसा नहीं। बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर बनता है। ठीक है, ये भी किसकी इंपॉर्टेंस है बताओ? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, क्योंकि हर चीज़ को एक लेवल में बांटा गया है, हर चीज़ को एक अलग तरीके से रखा गया है कि हाँ अगर आपका एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, समझे? सो एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझो कि टीचर ने कहा प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी क्या है, क्या ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, एक प्लांट मान लो सनलाइट में और एक जो है उसने रख दिया किसमें? डार्क रूम में। तो अब बताओ उसको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? जो डार्क रूम में उसको सनलाइट नहीं मिल रहा है तो वो ऑब्जर्वेशंस लिखेगा। ठीक है, और जब वो ऑब्जर्वेशंस लिखेगा तो वो चीज़ों को सीख पाएगा इंटरेस्टिंग मैनर में कि हाँ यार मैंने तो 2 पौधे लिए थे, एक को मैंने अंधेरे वाले रूम में रखा जिसमें कोई लाइट ही नहीं है, और एक को जो है मैंने किस में रख दिया? सनलाइट में रखा, और मैंने देखा जो ग्रोथ है वो सनलाइट वाले पौधे में ज़्यादा है। तो मुझे बताओ कि उसने सिर्फ रटा, समझा या सुना, या फिर उसने वो एक एक्टिव लर्नर बना? तो वो बना एक एक्टिव लर्नर, समझे? सो ब्लूम टेक्सोनॉमी बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग को साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और अफेक्टिव बनाती है, टीचर्स की हेल्प करती है। ये टीचर को लेसन प्लान करने में, एक्टिविटीज़, सही एक्टिविटीज़, जो एम है आपका, जो लक्ष्य है उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इसमें भी मदद करती है। ठीक है, और स्टूडेंट की लर्निंग एक्सेस करने में मदद करती है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टूडेंट को सिर्फ इंफॉर्मेशन याद करने के बजाय क्या बनाती है? ये स्टूडेंट को बनाती है एक क्रिटिकल थिंकर। क्या बनाती है? क्रिटिकल थिंकर बनाती है और प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाती है, समझे? यहाँ पे कॉग्निटिव में यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे नॉलेज इसका पहला लेवल है, तो इसमें डेफिनेशन को याद करना, कॉम्प्रिहेंशन में समझना, एक्सप्लेन करना, एप्लीकेशन में यूज़ करना डेली लाइफ में, एनालिसिस में क्या करना? छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझना, सिंथेसिस में क्या करना? खुद से एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना, इवेल्युएशन में क्या करना? जज जज इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स, कि अब हाँ उस चीज़ को जज करना, उस पर अपने ओपिनियंस को देना।
ठीक है, हमने ऊपर ऊपर भी पढ़ा था ना, देखो ये रहा। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन मेक जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस, कि हाँ प्रूफ मिला और उससे बच्चा समझा कि हाँ यार ये तो प्रूफ है कि मुझे प्लास्टिक बैग जो है वो क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको उससे जो है जो इन्वायरमेंट है उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है। समझे? तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन आपको बता ही दिया है कि एसेंशियल टूल है इफेक्टिव बायोलॉजिकल टीचिंग के लिए। इससे टीचर जो है वो डेवलप करती हैं कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर एबिलिटीज़ को बच्चों के अंदर। और अगर टीचर जो है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को यूज़ करे, सो बायोलॉजी टीचर्स जो हैं मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्रिएट कर सकती हैं, बच्चों में साइंटिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग, साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड को भी डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, सो ब्लूम टेक्सोनॉमी provides a scientific framework for planning, teaching, and evaluating biological science education effectively. Whew. So we are done now with this very important question. And if you like that, if you find this video really very helpful, so give me a hint by just liking this video and supporting my channel. Thank you. Have a good day.